हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे। उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 13/2/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 इतने शिफ्ट में एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख और 12 तारीख और 13 तारीख के पहले और दूसरे शिफ्ट के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 13/2/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे बोला जा रहा है कि एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 9,000 रुपया है। तो पूछा जा रहा है यदि ब्याज की दर 30% हो जाए तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले आपके सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में जो एकमात्र फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत होती है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है? ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो P से आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय, ESI से आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपका हो जाता है साधारण ब्याज। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालना क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है। तो प्रिंसिपल को क्या करेंगे? P से डिनोट यहाँ पर कर देंगे। रेट आपका जो है पहले वाले धनराशि पर कितना दिया गया? 15%। यहाँ पर रेट यानी कि दर क्या लिख देंगे? 15 लिख देंगे। समय जो है यहाँ पर कितना दिया गया है? 3 वर्ष। कितना दिया गया है? 3 वर्ष। तो टाइम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। नीचे जो है 100 है तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट यानी कि शुरुआत का साधारण ब्याज कितना था? 9,000 रुपया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 9,000 को लिख देंगे। 9,000 यहाँ पर लिख देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? प्रिंसिपल। पूरे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। तो सारा हल करेंगे यहाँ पर 15 तिया कितना होता है? 45। 45 से 9,000 को काटेंगे तो 45 दूनी 90 पे 2 शून्य, यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना आ गया? यानी कि मूलधन जो आ गया आपका कितना आ गया? 20,000 रुपया आ गया। तो हमें अब क्या पता चल गया? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पता चल गया। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि वही मूलधन पर 30% का साधारण ब्याज पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसी फार्मूला पे क्या करेंगे? दोबारा जो है क्या करेंगे? हल करेंगे। तो इस बार आपका क्या दिया गया? प्रिंसिपल दिया गया और आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सारा पुट करेंगे यहाँ पर वैल्यू। तो प्रिंसिपल आपका जो है पहले वाला ही था, तो पहले वाला कितना आया था? 20,000 प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आया था। तो यहाँ पर 20,000 लिख देंगे। फिर आपका जो है नया रेट यानी कि नया दर कितना दिया गया? 30%। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 30 लिख देंगे। समय इस बार जो है कितना है? 2 वर्ष है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। नीचे क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसे सारा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकल जाएगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो इसे हल करने पर देखते हैं कि कितना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आता है। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 3 दूनी 6 दूनी 12। 12 पे कितना शून्य आपका? 2 शून्य 1 3 शून्य यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो आपका नया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया? 12,000 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो है साधारण ब्याज में आपको मात्र एक फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू ESI। तो एक मात्र फॉर्मूला याद रखने से आपका लगभग सारा जो है साधारण ब्याज के सारे आपके मैथ जो है लगभग बन जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो आपका ग्राफ दिया गया, ग्राफ क्या क्या दिया गया? P1 से P7 तक के जो है आपके कुल आयात के प्रतिशत में जो है क्या दिया गया? ग्राफ में दिया गया। जैसे कि P1 का आयात जो है कितना? 11%। P2 का आयात जो है कितना? 23%। तो इसी तरीके से सारे का जो है प्रतिशत में आयात दिया गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि यदि आइटम P1 का कुल आयात जो है रुपये में कितना है? 33,000 रुपये। कितना? 33,000 रुपये। तो P2 का आयात का मान कितना होगा? तो P1 जो है कितना प्रतिशत में आयात है? तो 11% आयात है। कितना प्रतिशत? 11%। रुपये में कितना आयात है? तो 33,000 रुपये। कितना है? 33,000 रुपये। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? 1% यानी कि 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 11 से यहाँ पे काटेंगे तो 11 तिया कितना हो जाएगा? 33 यहाँ पे हो जाएगा।
यानी कि 3000। तो 1% का जो है वैल्यू कितना आ गया रुपये में, 3000 रुपये आ गया। कितना आ गया, 3000 रुपये। तो आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर कि आइटम P2 के आयात का मान कितना होगा। तो P2 जो है कितना प्रतिशत है, 23% है। 1% का मान यहाँ पर कितना आया है, 3000 आया। तो हमें अब निकालना कितना है, 23% का मान। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 23 से गुणा कर देंगे, इधर आपका टोटल 23% हो जाएगा, इधर भी क्या कर देंगे, 23 से गुणा कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, 23% का टोटल आयात निकल जाएगा। तो 23 दिया आपका कितना हो जाता है, 69 पे 3 शून्य आपका हो गया। यानी कि P2 का आयात जो है टोटल रुपये में कितना होगा, 69,000 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP कितना है, 928 रुपये है, तथा लाभ जो है कितना प्रतिशत है, 15% है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल लाभ क्या है। कुल लाभ किस में पूछा जा रहा है, रुपये में पूछा जा रहा है। किस में पूछा जा रहा है, रुपये में। यानी कि आपका जो यहाँ पर सारा ऑप्शन किस में दिया है, पैसे में दिया गया। आपको परसेंट तो पहले ही दे दिया गया है कि 15% लाभ हो रहा है। तो लाभ अगर किस में पूछा जा रहा है, रुपये में, कि कितना लाभ हो रहा है। तो लाभ हमेशा आपको पता होना चाहिए किस में होता है, CP में होता है। यानी कि जितना प्रतिशत लाभ है उतना प्रतिशत यानी कि CP का भाग है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधा सीधी 928 का क्या निकाल लेंगे, 15%। उतना ही जो आपका क्या होगा, रुपये में लाभ होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना, या तो हानि हो या फिर लाभ हो, हमेशा किस में होता है, CP में होता है। यानी कि जितना प्रतिशत लाभ बोलेगा तो उतना प्रतिशत जो है क्या हुआ, वृद्धि हुआ किसमें, क्रय मूल्य, यानी कि उतना अधिक जो है उसमें बेचा गया। तो किस पर हमेशा निकलता है, CP पर ही जो है हमेशा लाभ और हानि निकलता है। यानी कि यहाँ पर 15% किसका होगा, क्रय मूल्य यानी कि CP का होगा। तो यहाँ पर जो है हल करेंगे, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा रुपये में। तो यहाँ पर सारा जो है यहाँ पर गुणा कर लेते तो 15 ठीक है, तो आपका कितना होता है, 120, 15 दिन 30, 15 9 135 होता है। तो 2 0 5 3 8 1 9 यहाँ पर हो गया 13। नीचे में जो आपका क्या था, 100 था। तो 100 जो है डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 139.20। किस में आ गया, रुपये में। ये जो आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। यानी कि 139.2 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। किसमें, रुपये में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लाभ या हानि हमेशा किस में होता है, CP यानी कि क्रय मूल्य में होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आयताकार मेज का परिमाप कितना है, 60 सेंटीमीटर है। फिर आगे आपसे बोला जा रहा है कि यदि आयताकार मेज का क्षेत्रफल यानी कि इतना एरिया जो है कितना है, 209 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मेज की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या दिया गया, रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप दिया गया। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B हो जाता है। लेंथ यानी कि लंबाई, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो ये आपका पेरीमीटर परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B। कितना दिया गया है, टोटल 60 दिया गया। यानी कि L + B का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 30 बार में चला जाएगा। यानी L + B यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का जो है वैल्यू कितना आ गया, 30। आगे जो दिया गया है एरिया, यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ का जो है वैल्यू टोटल कितना दिया गया है, 209 दिया गया। तो लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का वैल्यू 30 दिया गया। लंबाई गुना चौड़ाई का जो है वैल्यू कितना दिया गया, 209 दिया गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, मेज की लंबाई यानी कि लेंथ पूछा जा रहा है उसका। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 30 कौन सी संख्या को जो है, कौन सा संख्या यहाँ पर लेके जोड़ने पर 30 और गुना करने पर 209 आए। तो यहाँ पर आपको तुरंत दिमाग लगना चाहिए यहाँ पर कि जब 19 और 11 को मल्टीप्लाई, 19 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 30 आता है। और 19 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 209 आता है। कितना आता है आपका, 209 आता है। तो लेंथ जो है यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, ऑप्शन में क्या दिया गया, 19 सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ आपका क्या होगा, 19 सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई कितनी होगी, 19 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर होगी। तो आपको जो है हमेशा दिमाग तुरंत लगना चाहिए कि
कितना जोड़ने पर 30 कितना गुना करने पर 209 आए। तो यहाँ पर जो आपका लेंथ कितना हो जाएगा 19, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में जो है लेंथ का वैल्यू जो है यहाँ पर 11 नहीं दिया गया, यानी कि 19 जो आपका वैल्यू है क्या है लंबाई का, और 11 जो आपका क्या है चौड़ाई का है। अगर इसे आप डिटेल में बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। मैं इसे बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से बनाया जाएगा अगर आप इसे आगे जो है हल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेंथ प्लस ब्रेथ का दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आपका आ जाएगा 30 तिया जो है 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 900 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यल माइनस बी का वैल्यू चाहिए, यानी कि लेंथ माइनस ब्रेथ का वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो दोनों तरफ जो है क्या कर देंगे -4 कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ -4 कर देंगे। तो जब 4 करेंगे तो बचेगा क्या यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 बचेगा, इक्वल टू में जो है 900 -4 यल का जो है कितना मान आया था 209 आया था। कितना यहाँ पर मान आया था 209। तो 209 में से क्या करेंगे 4 को यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36 4 दूनी 8, यानी कि टोटल इधर कितना आ गया 836 आ गया। तो इधर आपको क्या दिख रहा है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 दिख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यल माइनस बी का ये क्या है होल स्क्वायर है। आपका क्या है होल स्क्वायर है। इधर कितना जाएगा 9 में से 836 जाएगा तो कितना बचेगा 64 बचेगा, यानी कि 64 जो है किसका स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर है। यानी यल माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। यल प्लस बी का जो है यहाँ पर वैल्यू कितना है 30 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हल कर देंगे यहाँ पर। तो यल प्लस बी जो है यहाँ पर कितना हो गया 30 हो गया। इसे हल करेंगे तो प्लस बी माइनस बी जो है कट गया। 2 बराबर जो है कितना हो गया यहाँ पे 30 और 8 38 हो गया। तो यल बराबर जो है काटेंगे तो यल बराबर जो है 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 19 बार में। तो यल बराबर जो है कितना हो गया 19 सेंटीमीटर। तो यल अगर आपका 19 हो गया तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में तो आपका कितना आ जाएगा ब्रेथ यानी कि चौड़ाई आ जाएगी। तो चौड़ाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर जो है इतना लंबा जो आपको करना पड़ेगा मेथड, अगर आप इसे जो है डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसे जो है दोबारा 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, या फिर आप इसे जो है डायरेक्ट हल करेंगे तो यहाँ पर जो है परीक्षाओं में आपको समय बचाने में आसानी होगी। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो आपका पिछला वाले ही ग्राफ दिया गया है, सभी आयत का यहाँ पर क्या दिया गया प्रतिशत दिया गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आइटम P6 का आयात आइटम P5 के आयात से जो है कितना प्रतिशत अधिक है। तो आइटम P6 का जो है आयात कितना है, तो यहाँ पर P6 जो है कितना 21% है। P6 जो है आपका कितना है टोटल आयात प्रतिशत है 21% है। फिर जो है P5 आइटम का जो है आयात जो है कितना है, तो यहाँ पर P5 जो है टोटल कितना है 12% है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कितना अधिक है, तो दोनों का क्या निकाल देंगे अंतर निकाल देंगे। तो 21 में से 9 गया तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर 9%। 21 में से 12 गया तो आपका कितना बचेगा 9%। तो यहाँ पर जो है कितना अंतर है, तो कितना अधिक है या फिर अंतर भी बोल सकते हो कितना है 9% है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये जो आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉड मास थ्योरम जो है आपको पता होना चाहिए। बॉड मास थ्योरम जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन को बनाने के लिए बी से आपका ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट होता है। जो आपका पहले दिया गया जैसे यहाँ पर बी दिया गया यानी कि ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे फिर उसके बाद ऑफ फिर उसके बाद डिवाइड। उसी तरीके से जो आपको पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे, जो आपका बाद में उसे किस में बाद में हल करेंगे। तो यहाँ पर सारा देख लेते हैं, यहाँ पर जो है हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ब्रैकेट का अंदर जो है हल कर लेते हैं। तो 8 और 3 का जो एलसीएम कितना होता है 24, और ऊपर कितना हो जाएगा 8 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा 8 3 11/24, यानी कि टोटल जो है ब्रैकेट का अंदर का वैल्यू कितना आ जाएगा 11/24 हो जाएगा। तो बाकी जो है सारा नीचे लिखकर हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो 512 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 16 × 3 = 48, 3 बचा तो 16 दूनी 32, +4 यहाँ पर लिख देंगे। 4 × 5/2 है। का मतलब क्या होता है, का मतलब ऑफ होता है और दोनों का मतलब जो है गुना होता है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना का साइन दे देंगे, अंदर ब्रैकेट का सारा हल करने पर कितना आया, 11/24 आया। कितना आया, 11/24। तो यहाँ पर सारा हल कर लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 छक कितना हो गया, 24 हो गया, यानी कि 32 + 11 = 55 प्लस नीचे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, अब 12 दूनी 24, यानी कि टोटल कितना हो जाता है, 384 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 55। तो यहाँ पर जोड़कर सारा देख लेंगे तो 5 4 9, 8 5 13, हाथ में 1 और 3 1 4 होगा। तो आपका आंसर जो है सिंप्लीफिकेशन का कितना आ गया, 439/11, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो है 3 नहीं सही है, 3 आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे 1/a 1/b 1/c का जो है अनुपात दिया गया है, कितना कितना अनुपात दिया गया है, 2:3:4 दिया गया है। तो यहाँ पर दिया किसका अनुपात दिया है, 1/a 1/b 1/c का अनुपात दिया गया। तो जब आपका a b c का अनुपात पूछेगा तो यह कितना हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा, वापस जो है उल्टा हो जाएंगे, यानी कि ये जो अब क्या हो जाएंगे, 1/2 1/3 1/4 हो जाएगा। तो अब इसे क्या करना है, रेशियो को जो है फ्रैक्शन से चेंज करिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में इसे चेंज करना है। तो क्या करेंगे, नीचे का सारा क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि 2 3 4 का सारा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना एलसीएम आएगा, 12 आएगा। तो जो आपका एलसीएम आया उससे क्या करेंगे, सभी संख्या में गुना कर देंगे, यानी कि सभी संख्या में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। सभी संख्या में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। तो हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में सारा जो है आंसर आ जाएगा। तो 2 से 12 काटेंगे तो 2 छक 12, 3 से 12 काटेंगे तो 3 चौक 12, यहाँ पर 4 से 12 काटेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, 6:4:3 वैल्यू आ गया किसका, ए बी सी का। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 1/a 1/b 1/c इस तरीके से दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ए बी सी का अनुपात पूछ ले तो क्या करेंगे, उसे उल्टा कर कर लिख देंगे, यानी कि 1/2 1/3 1/4 लिख लेंगे, फिर नीचे का सारा के एलसीएम ले लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू का चेंज करने में, और जो आपका एलसीएम आएगा उसे सभी संख्या से गुना कर देंगे, फिर हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से अनुपात आपका आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको 2 संख्याएं दी गई है, यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समावर्तक में आपको क्या करना रहता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे जो है आपका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। तो यहाँ पर जो है सबसे कम किसका मिला, 2⁴, यानी कि 2⁴ पहले ले लेंगे, फिर जो है 3⁵ है, 3⁵4 है तो कौन सा ले लेंगे, 3⁵5 ले लेंगे, तो यहाँ पे 3⁵5 हो गया। फिर जो है 7 में यहाँ पे 7⁵1 है, 7⁵3 है तो कौन सा ले लेंगे, 7⁵3 वाला ले लेंगे। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7⁵3। तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक आ गया। यही आपकी इसी संख्या से एचसीएफ पूछा जाता है। तो एचसीएफ पूछा जाता है तो कौन सा संख्या लेते, तो 2⁵2 लेते, कौन लेते, 2⁵2 ले लेते। फिर जो है 3⁵5 है, 3⁵4 है तो 3⁵4 वाले ले लेते, और फिर क्या है 7⁵3 है, 7⁵1 है तो क्या ले लेते, 7⁵1। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, एलसीएम पूछा जा गया है। तो एलसीएम का वैल्यू जो है ये होगा आपका, अगर एचसीएफ पूछा जाता तो ये दोनों नंबर का वैल्यू क्या होता है, ये होता। तो एलसीएम देख लेते हैं आपका कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर सही हो रहा है, 2⁵4 3⁵5 7⁵3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला गया है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई जो है कितना है, 16 सेंटीमीटर, लंबाई यानी कि लेंथ जो है कितना है, 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो है कितना, 12 सेंटीमीटर, यानी कि ब्रेथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आयत यानी कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया जो है क्या होता है, ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है, यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर
क्या आपसे पूछा जा रहा है? क्षेत्रफल ही पूछा जा रहा है। तो लंबाई क्या दिया गया है यहाँ पर? 16 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया गया? 12 सेंटीमीटर। तो 16 दें 160 और 16 दूनी 32, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ गुने ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला गया कि पी क्यू से एक वस्तु जो है 5% की हानि पर बेचता है और क्यू आर को जो है वह वस्तु कितने की हानि पर बेचता है? 20% के हानि पर बेचता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि आर जो है वस्तु के लिए कितना 2812 रुपये चुकाता है, तो पी के लिए जो है क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा? तो सबसे पहले बोला क्या गया कि पी जो है क्यू को एक वस्तु को जो है 5% की हानि पर बेचता है। तो मान लीजिए क्यू पी का जो है कोई वस्तु जो है 100% दाम है, उसे जो है क्यू को कितना 5% के हानि पर बेचेगा, तो कितना में बेच देगा? 95% में बेच देगा। कितना में बेच देगा? 95% में। फिर आगे बोला जा रहा है कि क्यू जो है आर को जो है 20% के हानि पर बेचता है। क्यू जो है आर को वह वस्तु जो है कितने 20% के हानि पर बेचता है। तो Q जो है Q मान लीजिए Q का अब जो है CP कितना हो गया? 100%। CP जो है हमेशा खुद में हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो यहाँ पर जो है हल करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया? Q जो है R को जो है कितना में बेच दिया? 20% की हानि पर, यानी कि कितना में बेच दिया? R को वो 80% पे बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Q जो है दोनों बार जो है इसका दाम क्या हो जाता है? Q का अलग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बराबर करेंगे। तो बराबर करने से पहले सभी को क्या करेंगे? रेशियो में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 20 से दोनों को, और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा? 5 से दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 पचे 100, 19 पचे 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 पचे 95। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 19 से गुना कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? पी क्यू और आर का जो है यहाँ पर क्या निकल जाएगा? आपका रेशियो निकल जाएगा, यानी कि 20 पचे 100 हो गया, 19 पचे 95 हो गया, और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38 दूनी 76, यानी कि यूनिट में वैल्यू जो है कितना आ गया? आर का 76 यूनिट। तो आर का जो है रुपये में कितना वैल्यू दिया गया है? 2812 रुपये, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि आर वस्तु के लिए जो है 2812 रुपये चुकाता है, यानी कि 76 यूनिट जो है वो चुकाता है। तो 76 यूनिट का वैल्यू जो है कितना? 2812 है। कितना? 2812। तो इसे हल करेंगे। 19 चौक 76, 19 से 1 आपका हो गया 8 1 9, 19 19 दूनी 38 दूनी 76, 19 पचे आपका 76, यहाँ पे 4 बार में चला जाएगा तो 15, तो 15 आपका कितना हो जाएगा? 8 बार में, यानी कि 4 से जो है 1 बार में कट जाएगा, तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है कितना आ गया? 37 रुपये आ गया। कितना आ गया? 37 रुपये। तो आपसे पूछा यहाँ पर क्या जा रहा है कि पी का जो है क्रय मूल्य क्या होगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है 37 रुपया, तो हमें क्या निकालना है? 100 यूनिट का वैल्यू। तो क्या कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा? पी का क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3700। कितना आ जाएगा पी का क्रय मूल्य? तो 3700 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोहन 187 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो आगे बोला जा रहा है कि यदि मोहन अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देता है? बढ़ा देता है, तो वह जो है 187 किलोमीटर की दूरी जो है क्या कर लेता है? 6 घंटे कम समय में तय कर लेता है। तो यश का मान पूछा जा रहा है, यानी कि मोहन की गति यानी कि उसका चाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जो है फार्मूला एक पता होना चाहिए कि समय बराबर जो है क्या होता है? समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल हो जाता है। क्या हो जाता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये फार्मूला जो आपका हमेशा याद रखना है कि समय बराबर जो है क्या होता है? दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे? दोनों का जो है समय निकालेंगे कि पहले जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने से कितना समय लेता है, और उसका जो है गति बढ़ने के बाद जो है कितना समय लेता है, दोनों का अंतर करेंगे और उसका जो है इक्वल टू 6 लिख देंगे। तो सबसे पहले जो 187 किलोमीटर है, कितना 187 किलोमीटर है,
कितने की चाल से जाता है, यस किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये जो आपका क्या निकल गया, समय निकल गया, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। 187 क्या है, दूरी है। यस आपका क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, आपका चाल है। तो ये आपका क्या निकल गया, पहले वाले का समय निकल गया, यानी कि यस किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता है तो कितना समय लेता है, ये आपका क्या निकल गया, पहले वाले का समय निकल गया। फिर जो है दूसरे वाले का जो है समय निकालेंगे तो टोटल दूरी जो है उसे अभी भी कितना तय करना है, 187 किलोमीटर, लेकिन उसकी चाल जो है अब कितनी बढ़ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यस प्लस 6 हो जाएगा। तो ये जो आपका क्या आ गया, बाद वाले का समय आ गया। तो ये जो पहले वाला जो समय लेता था, जो बाद वाला समय लेता, पहले वाले के समय से जो है कितना अंतर है, 6 घंटा का अंतर, यानी कि दोनों का अंतर कितना है, 6 घंटे का। तो इक्वल टू जो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, यानी कि समय कितना दिया गया, 6 घंटे। तो क्या लिख देंगे, 6 यहाँ पर आवर लिख देंगे। तो यहाँ पर हल जो है सारा करेंगे, यहाँ पर जो आपका क्या निकल जाएगा, यस का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यस का वैल्यू, यानी कि मोहन की चाल निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो आप इसे बाई ऑप्शन बनाएंगे तो आपको जो है काफ़ी जल्दी जो है ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। लेकिन आप अगर इसे डायरेक्ट जो है पूरा हल करेंगे तो ये जो है काफ़ी लंबा जाएगा। तो इसे जो है बाई ऑप्शन जो आप यहाँ पर बना के दे सकते हैं। मैं इसे जो है सारा हल करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यस प्लस 6 हो जाएगा। 187 को क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। 187 को क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो आपका जो है यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा एलसीएम लेने में। तो इधर जो आपका क्या चला जाएगा, ऊपर में यस प्लस 6 माइनस यस आ जाएगा, इक्वल टू में जो है क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यस जो है आपका कट गया, प्लस 6 जो है कट गया। यहाँ पर इधर जो है क्या करेंगे, सारा हल करेंगे तो 187 इक्वल टू जो है यस अंदर में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यस स्क्वायर प्लस 6 यस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 187 को क्या करेंगे, एक साइड में ले आएंगे तो यस स्क्वायर प्लस 6 यस माइनस कितना हो जाएगा, 187 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इसे मिडिल टर्म स्पीड पे तोड़ना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्पीड पे इसे तोड़ना पड़ेगा। तो कितना में तोड़ेंगे, तो यस स्क्वायर प्लस 17 यस माइनस कितना हो जाएगा, 11 यस माइनस 187। तो 17 में से 11 गया तो 6 और 17 इंटू 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 187 यस स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यस कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, यस प्लस 17 माइनस 11 यस माइनस जो है कितना हो जाएगा, यस प्लस जो है कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू 0, यानी कि यस प्लस 17 और आपका कितना आ गया, यस माइनस 11। तो यस इक्वल टू जो है माइनस 17 कभी भी जो है चाल माइनस में नहीं होती, तो हमेशा जो है किस में होगा, प्लस में होगा, यानी कि यस बराबर जो है कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यस यानी कि मोहन की चाल जो है कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर जो आप परीक्षाओं में क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन बैठाएंगे और सीधा जो है क्या करेंगे, आप ऑप्शन वाइज जो है वैल्यू पुट कर बनाएंगे। जो आपका वैल्यू जो है यहाँ पे सेटिस्फाई कर देगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो आपको इतना जो है टोटल आपको इतना परीक्षाओं में नहीं करना, आपको जो है समय बचाना होता है परीक्षा में। तो ये सारा जो है इतना हल आप परीक्षाओं में नहीं करेंगे। ये जो आपका क्या करेंगे, इक्वेशन बैठाएंगे, इक्वेशन यहाँ पर बैठाने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट बाई ऑप्शन इसे बनाएंगे। तो आपका जो है इससे क्या होगा, समय की बचत होगी, ताकि अन्य प्रश्नों में भी जो आप समय दे सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर जो आपका ग्राफ से क्वेश्चन है, यहाँ पर सारे अंक दिए गए, ए के छात्रों की संख्या और बी के छात्रों की संख्या दी गई है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए तथा बी का संयुक्त माध्य यानी कि मीन क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न में जो है सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अंक जो है कहाँ से कहाँ तक दिया गया। अंक जो है 0 से 2 तक दिया गया, तो इसके जो है हमेशा क्या कर ले, बीच का अंक मान ले, यानी कि 0 और 2 के बीच जो है बीच का अंक कौन सा हो जाएगा, 1। उसी तरीके से 2 और 4 के जो है बीच का अंक कौन सा हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 4 और 6 के बीच जो है बीच का अंक कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 और 8 के बीच जो है बीच का अंक 7 हो जाएगा। 8 और 10 के बीच जो इसी तरीके से 9 हो जाएगा बीच का अंक, और 10 और 12 के बीच का जो है कौन सा हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, संयुक्त माध्य यानी कि मीन निकालना है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, जितना नंबर दिया गया, जैसे कि ए में 3 दिया गया, बी में 2 दिया गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर जोड़ेंगे और यहाँ पर जो आपका अंक आया उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। टोटल जो है क्या कर लेंगे, सबसे पहले अंक निकालेंगे
और फिर जो आपका टोटल स्टूडेंट्स है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर आपका क्या निकल जाएगा, माध्य यानी कि मीन निकल जाएगा। तो क्या चलिए तो इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है औसत, यहाँ पर अंक जो है पहले वाले में जो है कितना, 1 अंक है। और टोटल स्टूडेंट जो है कितना है, पहले वाले में 3 जो है ए वाले स्टूडेंट है, ए सेक्शन वाले, और बी जो है, बी में जो है छात्र कितने हैं, 2 है। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 5 हो गया 1 अंक वाले, यानी कि टोटल नंबर जो है कितना हो जाएगा, 5 नंबर। उसी तरीके से दूसरा में देखेंगे तो दूसरा में जो है 3 अंक है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, ए में 4 है और बी में 1 है, यानी कि टोटल स्टूडेंट जो है कितना है, 5 है। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। फिर उसी तरीके से तीसरे में देखेंगे तो 5 जो है अंक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर ए में 1 है और बी में 3 है, यानी कि 3 1 4 टोटल स्टूडेंट होगी। तो टोटल अंक यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। फिर उसी तरीके से आगे करेंगे तो टोटल नंबर यहाँ पर 7 है। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट हो जाता है 1 और 1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो गया। फिर उसके आगे जो है 9 अंक है। फिर जो है स्टूडेंट कितना है, ए में 1 है और बी में 1 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 2 है। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। फिर उसके बाद जो है 11 है। तो स्टूडेंट ए में जो है 0 और बी में कितना है, 2 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तो 2 है। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर अंक को जोड़ देंगे, सभी अंक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना आता है, 15 5 20, 20 20 40, 40 और 2 1 3, 40, 80, 80 और 14 कितना हो जाता है आपका, 94, यानी कि टोटल नंबर कितना हो गया, 94 हो गया। तो हमें क्या करना है, आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर, 1 नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट, 3 नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट, उसी तरीके से आगे जो है सारे ये क्या है, स्टूडेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट को जोड़ देंगे। तो 5 5 10, 4 14, 2 16, 2 18, 2 20, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 हो गया। यहाँ पर टोटल जो है क्या हो गया, टोटल नंबर हो गया, यानी कि टोटल अंक आपका कितना है, 94। टोटल जो है आपके छात्र की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहाँ पर से जब 94 को 20 से डिवाइड यानी कि भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, माध्य यानी कि मीन निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है डिवाइड करते हैं तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना, 10 बार में चला जाएगा। और 47 दूनी 94, यानी कि कितना आ गया, 47/10। पॉइंट में आंसर है, तो इसे क्या करेंगे, पॉइंट में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.7। तो ये आपका क्या आ गया, माध्य यानी कि मीन आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर बोला गया कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना सेकेंड लेती है, 30 सेकेंड लेती है। फिर आगे बोला गया कि एक 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर जो है क्या होता है, फॉर्मूला में समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये आपको हमेशा जो है याद रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर टोटल दूरी जो है, पहले जो है 250 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और 350 मीटर लंबे पुल की लंबाई है, यानी कि टोटल जो है उस ट्रेन को कितना कवर करना, यानी कि ट्रैवल करना पड़ेगा, यात्रा करना पड़ेगा। तो 250 प्लस 350, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 2 5, यानी कि आप 50 50 600। तो टोटल जो है उसे डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 600 मीटर का। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, नीचे चाल को लिख देंगे। नीचे चाल क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और समय क्या दिया गया है, 30 सेकेंड दिया गया। क्या दिया गया, 30 सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। नीचे आपका चाल निकाले, यानी कि स्पीड जो हम लोग ने क्या मान लिया, यक्स किलोमीटर, यानी कि यक्स मीटर जो है प्रति सेकंड मान लिया। क्या मान लिया, यक्स मीटर प्रति सेकंड माना, क्योंकि यहाँ पर सभी दूरी जो है किस में दी गई है, मीटर में दी गई है, और समय जो है किस में दिया गया, सेकंड में दिया गया। तो चाल किस में मान लेंगे, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि यक्स मीटर प्रति सेकंड में हमने चाल मान लिया। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या था, 600 मीटर टोटल दूरी जो है उसे कवर करना। यक्स जो आपका क्या मैंने मान लिया, चाल को यक्स मान लिया। और समय जो है टोटल इस 600 मीटर को दूरी को तय करने में रेलवे द्वारा कितना समय लगता है, 30 सेकेंड, यानी कि दूरी बटा चाल इक्वल टू क्या लिख देंगे, समय, यानी कि 30 सेकेंड हो गया। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका चाल निकल जाएगा, यानी कि स्पीड। तो यहाँ पर 0 से 0 चला गया, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 या 60, यानी कि यक्स बराबर जो है क्या आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि आपका जो है उस ट्रेन का चाल कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर आपका चाल नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पर आगे बोला गया है कि एक 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में,
यानी कि अब उसे जो है कितना जो है ट्रैवल करना यानी कि यात्रा करना पड़ेगा। 250 जो आपका क्या है उस रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है। और अब जो है कितना उसे जो है ट्रैवल करना पड़ेगा, और लंबे पुल को 550 मीटर लंबे पुल को पार करना पड़ेगा, प्लस जो है उसका कितना लंबाई है रेलगाड़ी का 250 मीटर, यानी कि उसे 250 मीटर भी दूरी पार करनी पड़ेगी, और प्लस जो लंबा पुल है उसको भी जो है 550 मीटर लंबे दूरी को पार करना पड़ेगा। तो 250 प्लस क्या करेंगे टोटल दूरी के लिए 250 प्लस क्या करेंगे 550 करेंगे, तो टोटल दूरी जो है उसे कितना कवर करना पड़ेगा, तो 5 2 7 1 800, कितना दूरी कवर करना पड़ेगा 800। चाल हमें पता है, दूरी हमें पता है कि कितना ट्रैवल करना है, तो समय आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 800, चाल कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 से क्या कर देंगे डिवाइड, ऊपर क्या हो गया आपका टोटल आपका डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी हो गया, नीचे जो आपका क्या हो गया चाल यानी कि स्पीड हो गया, तो डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर काटते हैं तो 0 से 0 2 चौक 8, यानी कि समय जो है कितना लग जाएगा 40 सेकेंड का समय लगेगा, यानी कि उस ट्रेन को 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा 40 सेकेंड का समय लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। कितना अधिक है 70% अधिक है। फिर बोला गया कि उसमें 10% की छूट देने के पश्चात जो है उसे कितना में बेच दिया जाता है 1071 रुपया में बेची गई। तो पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सीपी हमेशा खुद में जो है यानी कि क्रय मूल्य हमेशा किसमें हमेशा जो है खुद में कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। आपको जो है मैं काफ़ी बार वीडियो में बता चुका हूँ सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। तो कि इसे जो है कितना अधिक अंकित किया गया तो 70% अधिक अंकित किया गया। तो पहले जो है सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना था 100%, तो कितना अधिक अंकित कर दिया गया 70%, तो कितना हो जाएगा मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य 170%, यानी कि आपका जो है मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य आपका कितना हो गया 170% हो गया। फिर आपका 170% में क्या बोला गया 10% की छूट दी गई। क्या बोला गया 10% की छूट दी गई। इससे जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। इससे जो है फ्रैक्शन में चेंज करने में जो है परसेंटेज को आपको आसानी से जो है कोई भी प्रश्न हल हो जाता है। तो इसे जो है इस तरीके से हल किया जाता है। परसेंटेज को परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है। तो 100 चला गया यानी कि 10% को 1/10 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो क्या हमने यहाँ पर लिख दिया 1/10, यानी कि 10% को क्या लिख दिया 1/10, यानी कि 10 की कोई वस्तु जो है 1 यूनिट के छूट में उसे बेच दी गई। क्या कर दिया गया 10 यूनिट का कोई वस्तु यानी कि मार्क्ड प्राइस जो है 10 यूनिट का कोई वस्तु जो है एचपी यानी कि विक्रय मूल्य उसे 9 यूनिट में बेच दी गई। यानी 10 यूनिट का कोई वस्तु जो है कितने में बेच दिया गया 9 यूनिट में बेच दिया गया। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसका एसपी जो है कितना है 1071 रुपये है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 9 यूनिट बराबर जो है कितना है 1071 रुपये। तो 9 से यहाँ पर काटेंगे तो 9 1 9 1 9 9 81, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 121 रुपये। तो क्या है यहाँ पर से मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का वैल्यू निकल सकता है, तो बिल्कुल निकल सकता है। तो इसमें क्या कर देंगे 1 यूनिट का वैल्यू 119 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1190 रुपये। तो ये आपका क्या आ गया मार्क्ड प्राइस आ गया। ये आपका क्या आ गया मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आ गया। तो अंकित मूल्य जो है पहले कितना प्रतिशत था 170%, तो 170% बराबर ही तो आपका कितना आया 1190 रुपया आया। कितना आया आपका 1190। तो यहाँ पर से क्या निकल सकता है 1% का वैल्यू निकल सकता है। तो 0 से 0 चला गया, 17 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 7 बार में, यानी कि 1% जो है कितना आ गया रुपये में 7 रुपये आ गया। कितना आ गया 7 रुपये। तो हमें निकालना क्या है सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो सीपी जो है खुद में कितना है 100%,
1% का वैल्यू 7 रुपये, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो है उस वस्तु का कितना हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। इस तरीके के मैथ जो है आपको हमेशा जो है इस तरीके से परसेंटेज या फिर रेशियो मेथड में बनाना होता है, इससे जो आप आसानी से मैथ इस तरह के हल कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस जो है 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिया गया उसमें जो है सारे जो है क्या दिया गया है, कारों की बिक्री का प्रतिशत दिया गया है, यानी कि T1 ने जो है T1 कारों की बिक्री कितना है, 20% है, T2 15%, T3 13%। इसी तरीके से सभी कारों का जो है प्रतिशत दिया गया है कि कौन सी कार जो है कितने प्रतिशत बिकती है। और जो है कुल कारों की बिक्री जो है यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर आपका 3250 यानी कि 6 लाख जो है टोटल कारों की संख्या। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि दिए गए वर्षों में शहर में कितनी T4 कारों की आवश्यकता है। तो T4 सबसे पहले देखेंगे कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, यहाँ पर 21% है। कितना प्रतिशत है, 21%। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल कारों की संख्या दी गई है, T4 का जो है T4 कारों का जो है प्रतिशत दिया गया है, तो क्या करेंगे 6 लाख का, कितना का, 6 लाख का जो है क्या निकाल देंगे, 21% निकाल देंगे। उतना आपका क्या हो जाएगा, T4 कारों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, T4 कारों की संख्या। तो इसे हल करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 21 छक्का आपका कितना हो जाता, 126 पे कितना शून्य बचा हुआ, 3 शून्य, यानी कि T4 कारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1,26,000। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आपको हमेशा जो है इस तरीके के प्रश्न में आपको क्या इस तरीके से जो है आपको दिया गया है कि टोटल कारों की संख्या दी गई, परसेंटेज निकालना है, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधी क्या करना है, परसेंटेज निकाल देंगे कि कितना जो है T4 कारों की संख्या है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बोला गया कि U-V-W जो है इतना के अनुपात में, यानी कि 15:20:27 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो कोई व्यवसाय है जिसमें जो इतना अनुपात में निवेश किया जाता है। फिर बोला गया कि वर्ष के अंत में कुल जो है 10,230 रुपये का क्या कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। तो पूछा जा रहा है भी का हिस्सा जो है क्या है। तो यहाँ पर जो है सभी का हिस्सा किस में दिया गया है, यूनिट में दिया गया। किस में दिया गया, यूनिट में, यानी कि यू का जो है 15 यूनिट, भी का जो है 20 यूनिट और डब्ल्यू का जो है 27 यूनिट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल यूनिट निकालेंगे। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 7 5 12, 2 2 4 1 5 1 6। तो 62 यूनिट का जो है वैल्यू कितना दिया गया, 10,230 रुपये में जो है दिए गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 2 से काटते हैं, यहाँ पर 2 से नहीं 31 से कट रहा है, तो 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 7 2 9, 31 तिया 93, यानी कि 330। 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 2 25 10, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 165 रुपये आ गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, भी का हिस्सा क्या होगा। तो भी का जो है यूनिट में वैल्यू कितना है, 20 यूनिट वैल्यू है। कितना यूनिट वैल्यू है, 20 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 165 रुपया, तो 20 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 33 हो जाएगा, यानी कि 3300 रुपया जो है भी के द्वारा लाभ है रुपये में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोला गया कि कक्षा में कुल छात्र जो है कितने, 70 छात्र हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि 26 लड़कियों का औसत वजन कितना है, 28 किलोग्राम है। फिर आगे बोला गया आपको कि तथा बचे हुए विद्यार्थी, तो यहाँ पर जो है लड़कियों की संख्या कितनी है, 26 है, और यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 70 है। तो बचे हुए छात्र कितना हो जाएगा, तो बचे हुए छात्र क्या करेंगे, 70 - 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 40, यानी कि 44 आ जाएगा। यानी कि बचे हुए छात्रों की संख्या कितनी है, 44 है। तो उसका बचे हुए छात्रों का औसत वजन कितना है, 35 किलोग्राम है। फिर आगे आपसे पूछा गया है कि सभी 70 विद्यार्थियों का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है टोटल लड़कियों का उम्र तथा टोटल जो है बचे हुए विद्यार्थी यानी कि लड़के के जो है औसत उम्र से जो है क्या निकाल लेंगे, कुल उम्र निकाल लेंगे लड़के का। फिर क्या जो आपका टोटल उम्र आएगा दोनों को जोड़कर उससे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर लड़कियों का कुल उम्र निकाल लेते हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 26 साल है। कितना सॉरी, यहाँ पर 26 लड़कियां क्या है, टोटल नंबर ऑफ लड़कियां यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 26 है। और उनका औसत उम्र जो है कितना दिया गया, 28 किलोग्राम। कितना दिया गया, 28 किलोग्राम। तो क्या करेंगे, 26 इंटू 28 करेंगे। तो 26 इंटू 28 गुना करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो 8 छः 48, 4 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 28, 4 32, 2 3, 2 दूनी 4 और 3 7। यानी कि टोटल जो है लड़कियों का वजन कितना है, 728 है। कितना है टोटल लड़कियों का वजन, 728 है। तो यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं अब, बॉयज का जो है टोटल यानी कि लड़के का जो है टोटल उम्र कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बचे हुए कितने थे, 44। यानी कि 44 क्या थे, लड़के थे। क्या थे आपके, 44 लड़के थे। और उनका औसत उम्र कितना था, 35 किलोग्राम था। क्या था, 35 किलोग्राम था। तो क्या करेंगे, 35 से इसे जो है 44 में गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लड़के की कुल उम्र निकल जाएगी। तो 35 दूनी 70 दूनी 140, 1400 और 35 दूनी 70 दूनी 140 यानी कि 1540। तो आपका टोटल जो है लड़के का उम्र कितना हो गया, 1540। और टोटल लड़कियों का उम्र जो है कितना आया है, 1728। तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल छात्रों का जो है वजन निकल जाएगा। टोटल वजन निकल जाएगा क्या, कुल छात्रों का। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 4 2 6, 15 7 22। तो यहाँ पर क्या निकल गया, टोटल जो है आपके छात्रों का कुल वजन निकल गया। तो यहाँ पे पूछा आपसे क्या जा रहा है, औसत वजन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, जो आपका टोटल नंबर दिया गया स्टूडेंट का, तो टोटल नंबर कितना है, 70 छात्र है। तो 70 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रत्येक छात्रों का औसत निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 7 से काट के देखेंगे तो 7 दहे 70, 7 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 यानी कि 324 बार में चला जाता है। तो इसे जो है आपको पॉइंट में आंसर दिया गया, तो क्या करेंगे, पॉइंट में से चेंज करेंगे। तो 324/10 को क्या लिख सकते हैं, 32.4 किलोग्राम लिख सकते हैं। यानी कि आपके जो है स्टूडेंट का वजन जो है औसतन कितना है, 32.4 किलोग्राम है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 2 महीने के लिए 8,160 रुपये। कितना है, 2 महीने के लिए 8,160 रुपये। फिर यहाँ पर बोला गया आगे कि अगले 5 महीने के लिए उसका जो है व्यय कितना है, 12,780 रुपये। 5 महीने का जो है कितना व्यय है यानी कि एक्सपेंडिचर है, तो 12,780 रुपया। फिर बोला गया कि अगले 5 महीने के लिए उसका व्यय जो है कितना है, 14,280 रुपये। यानी कि अगले 5 महीने का उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 14,280 रुपये है। तो यहाँ पर बोला गया कि यदि परिवार पूरे वर्ष में बचाता कितना है, तो 66,300 रुपये जो है क्या कर देता है, उसका जो है एक वर्ष में बचत करता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो परिवार की औसत मासिक आय यानी कि एक महीने का जो है उसका इनकम क्या होगा, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 महीने का व्यय कितना दिया गया, 8,160 रुपये दिया गया। क्या दिया गया, 8,160 रुपये। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 8,160 रुपये गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आपके 2 महीने का खर्च यानी कि 2 महीने का व्यय निकल जाएगा। तो 0 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16। यहाँ पर 2 महीने का कितना आ गया टोटल व्यय, 16,320 रुपये। फिर आगे दिया गया कि 5 महीने का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च जो है कितना है अगले 5 महीने का, तो 12,780 रुपये है प्रत्येक वर्ष। यानी कि 5 महीने का कितना हो जाएगा, तो 0 8 पचे 40, 4 7 पचे 35, 4 39, 3 12 पचे 60, 3 63। यानी कि 63,900 रुपये जो अगले 5 महीने के लिए जो है क्या करता है, व्यय यानी कि खर्च करता है। फिर यहाँ पर बोला गया कि अगले 5 महीने के लिए जो औसतन कितना व्यय करता है, 14,280 रुपये। तो क्या निकाल लेंगे, अगले 5 महीने का कुल व्यय यानी कि कुल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। तो 5 इंटू क्या करेंगे, 14,280 रुपये करेंगे। तो यहाँ पर गुना कर देते हैं। तो 8 पचे 40, तो 2 शून्य 4, 5 दूनी 10, 4 14, हाथ में 1, 14 25 70, 1 71। तो ये आपका जो है जोड़ने पर क्या निकल जाएगा, कुल टोटल जो है आपका क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। यानी कि कुल खर्च यानी कि कुल व्यय जो है क्या निकल जाएगा, ये तीनों को जोड़ने पर। तो यहाँ पर जोड़ कर देख लेते हैं पहले कि कितना जो है टोटल खर्च करता है।
तो यहाँ पर 2 0 9 3 12 12 4 कितना हो गया 16। तो हाथ में 1 6 3 9 1 10 1 11, हाथ में 1 7 6 13 1 14 1 15, यानी कि 15,000 सॉरी यहाँ पर 1,51,620 रुपया जो है क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो कितने समय में जो है टोटल खर्च करता है, तो यहाँ पर समय जो है पहले 2 साल 2 महीना, फिर 5 महीना या और फिर 10 महीना, यानी कि टोटल जो है 12 महीना, यानी कि 1 साल में जो है क्या कितना खर्च कर देता है, 1,51,620 रुपया खर्च कर देता है। लेकिन पूरे साल में ये बचत भी करता है, कितने का बचत करता है, 66,300 रुपया का बचत करता है। तो क्या करेंगे, जब इसमें हम कुल खर्च में कुल बचत को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल इनकम, यानी कि टोटल इनकम, यानी कि कुल आय जो है उसका निकल जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, औसत मासिक आय निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर टोटल इनकम, यानी कि उसके पूरे साल में जो है कितना कमाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 0 6 3 9 6 7 15 6 21, यानी कि 2,17,920 रुपया जो है क्या करता है सालाना, यानी कि पर एनुअल जो है क्या क्या करता है, कमाता है। यानी कि एक साल में 2,17,920 रुपया एक परिवार जो है कमाता है। तो इसका पूछा जा रहा है कि औसत मासिक आय क्या होगा। तो औसत मासिक आय, तो पूरा समय कितना था, 12 महीना, यानी कि 1 साल था। तो क्या करेंगे, महीना का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में कितना 12 महीना, और यहाँ पर समय भी जो है टोटल क्या था 12 महीना था। तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में चला जाएगा, फिर आपका कितना आ गया 8 1 9, तो 12 सत्ते आपका कितना हो जाता है 12 12 8 96, कितना हो जाएगा 12 8 96। फिर यहाँ पर एक बच गया तो 12 1, फिर 12 6 72, यानी कि आपका जो है मासिक आय, यानी कि आपका जो है पर महीने जो आपका इनकम कितना हो रहा है, 18,160 रुपये हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि सी अकेले एक कार का 2/3 भाग जो है कितना 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि सी जो है संपूर्ण कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, सी जो है किसी कार का 1/3 भाग जो है कितना दिन में करता है, यानी कि 2/3, सॉरी यहाँ पर कितना है 2/3, यहाँ पर आपका कितना दिया गया 2/3 भाग। तो 2/3 भाग जो है कितने दिनों में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। तो संपूर्ण कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्या करेंगे, इसे जो है कैलकुलेट करेंगे। तो 2 से 6, यानी कि उस कार का पूरा भाग जो है कितने दिनों में करेगा, 6 18 दिन में करेगा। कितने दिनों में करेगा, सी जो है इस काम को पूरा जो है कितने दिनों में करेगा, 18 दिन में करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका 4 सही नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दिया गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। फिर आगे आपसे बोला गया कि यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्किल यानी कि वृत्त के जो है एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला क्या होता है किसी सर्किल का, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका जो है पहले जो आपका वृत्त दिया गया यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई 15 सेंटीमीटर, यानी कि पहले वृत्त का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई को 22/7 लिख सकते हैं। आर कितना दिया गया 15, तो 2 बार जो है क्या करेंगे 15 यहाँ पर गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, पहले वृत्त की एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर जो है पाई को रहने देंगे, पाई जो है सभी में आएगा, इसलिए जो है पाई को 22/7 यहाँ पर तोड़ेंगे नहीं। तो पाई को यहाँ पर रहने देंगे तो कितना आ जाएगा 15 का 225, कितना आ जाएगा 225 जो है आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पहले वृत्त की जो है एरिया निकल जाएगी। अब देखेंगे दूसरे वृत्त की एरिया, तो दूसरे वृत्त की एरिया पाई और उसका जो है त्रिज्या कितना दिया गया 8 दिया गया। तो 8 × 8 यानी कि 8 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो गया दूसरे वृत्त का एरिया हो गया।
तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि तीसरा वृत्त जो है दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दोनों को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर उसे लिखेंगे, उससे आपका त्रिज्या यानी कि रेडियस निकल जाएगा। तो 64 और 225 जोड़ेंगे तो 5 4 9 22 6 28 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये जो अब आपका आ गया, क्या आ गया, बड़े वृत्त यानी कि जो आपका तीसरा वृत्त है, जो आपका कैमा वृत्त है, तीसरा वृत्त है, उसका क्या है, ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर जो है कितना, 289 पाई है। तो पाई से पाई जो है चला गया, आर जो है 289 का जो है, जब इसे अंडर रूट यानी कि इधर जो है क्या चला जाएगा, अंडर रूट, तो 289 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है कितनी हो गई, 17 सेंटीमीटर हो गई। आपको जो हमेशा 1 से 30 तक का स्क्वायर जो हमेशा आपको जो है याद रखना है, इससे जो है बहुत सारे जो है प्रश्न आपको जो है आसानी से हल होने में जो है मदद करेंगे आपको परीक्षाओं में। तो आपको जो है 1 से 30 तक अवश्य याद रखें स्क्वायर सारे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बोला गया है कि एक राशि पर 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना, 7800 रुपये है। फिर यहाँ पर आगे बोला गया कि छठे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 9048 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज दर यानी कि रेट क्या होगा। तो यहाँ पर समय जो है पहले कितना दिया गया, 5 वर्ष, और दूसरा बार में समय कितना दिया गया है, 6 वर्ष। तो यहाँ पर समय में अंतर कितना है, 1 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। तो जब समय में 1 साल का अंतर रहे और आपसे ब्याज दर यानी कि रेट पूछे, तो क्या करें, दोनों का आपका ब्याज का अंतर निकाले। क्या निकाले, दोनों का पहले आप ब्याज का अंतर निकाले। तो पहले यहाँ पर अंतर निकाल लेते हैं। तो 9048 माइनस क्या करेंगे, 7800 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1200 और उधर 48, यानी कि 1248 जो है क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हो जाएगा। जो आपका जो है पिछले वर्ष यानी कि 5वें वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, या फिर ये भी बोल सकते हैं जो आपका छोटा आपका ब्याज रहेगा उसे क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। और आपको परसेंट जो है यानी कि रेट जो आपका किस में रहता है, परसेंट में, तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, रेट यानी कि दर निकल जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो आपका रूल हमेशा जो है किस में लगेगा, जब आपका समय जो है 1 वर्ष का अंतर रहे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समय आपका जब 1 वर्ष में अंतर रहे, तो आप इस तरीके से इस मैथ को बना सकते हैं। तो इसे जो है सारा हल करते हैं, तो 2 सुना 2 सुना चला गया, 19 जो है यहाँ पर 13 से कट रहा है, तो 13 छक 78, फिर 13 नमा 117, 13 नमा 117, तो 4 3 7, 13 छक 78, 6 से जो आपका फिर चल रहा है, तो यहाँ पर 16 छक 96, यानी कि रेट यानी कि दर आपका कितना आ गया, 16% आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरीके के मैथ जो है इस तरीके से बनाया जा सकता है जब आपका जो है समय 1 वर्ष में अंतर रहे। 1 वर्ष का जब अंतर रहेगा तो आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ रहे या फिर आपका मिश्र धन दिया रहे, दोनों जो है आपको इस तरीके से बना सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दोनों का अंतर निकालेंगे। नीचे जो आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है जो आपका जो है पहले चक्रवृद्धि ब्याज है उसको नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, परसेंट को रेट को जो है परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके जो है सारा हल करेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है समय हमेशा 1 वर्ष का अंतर रहेगा, तभी इस तरीके से बनेगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर बोला गया कि यम एक कार को यल द्वारा लिए गए समय से 14 दिन जो है कम में पूरा कर सकता है। फिर आगे बोला गया यदि यम तथा यल जो है दोनों मिलकर एक कार को जो है कितने 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यम अकेले समान कार को जो है कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बोला क्या गया कि यम और यल जो है उस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 24 दिन में पूरा कर सकता है। और यम जो है यल द्वारा लिए गए समय से 14 दिन कम समय लेता है। तो मान लेते यल जो है x दिन लेता है, तो यम जो है कितना लेगा, x - 14 दिन लेगा। तो ये आपका क्या आ गया, सभी का समय आ गया। क्या आ गया, सभी का समय आ गया कि यम जो है 24 दिन लेता है,
यम और यल जो है 24 दिन लेता, यम जो है सिर्फ यक्स प्लस 14 दिन लेता और यल जो है यक्स दिन लेता। हमें निकालना क्या, यम जो है अकेले समान कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ये जो आपका जो है इफिशियंसी से जो है आपको जो है इफिशियंसी से ये जो है तरीका से नहीं बनेगा, ये जो आपका एलसीएम मेथड से ये मैथ बनेगा आसानी से। तो क्या करेंगे, इसका जो है ये जो है इतना दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/x - 14 कितना हो जाएगा एक दिन का कार्य। ये जो है आपको ये जो आपके इतने दिनों में टोटल कार्य करता है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/x - 14। फिर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यल का जो है एक दिन का काम कितना हो जाएगा, टोटल काम x दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x। तो ये आपका क्या हो गया, यम प्लस यल हो गया, यानी कि यम का एक दिन का कार्य, यल का एक दिन का कार्य, तो टोटल जो है यम प्लस यल जो है कितने दिन में करता है 24 दिन में करता है। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। तो इधर भी यम प्लस यल का जो है एक दिन का कार्य और इधर भी जो है यानी कि एलएचएस में भी आपका जो है क्या है यम प्लस यल का जो है एक दिन का कार्य और आरएचएस में भी जो है आपका क्या है यम प्लस यल का जो है एक दिन का कार्य है। तो इसे हल करेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा, तो आपका यम अकेले जो है समान कितने दिन में करता है वो भी जो आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो इसे जो एलसीएम नीचे लेते हैं तो यक्स माइनस 14 ऊपर आपका हो जाएगा यक्स प्लस यक्स माइनस 14 इक्वल टू जो है कितना है 1/24। तो इसे सारा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा यक्स 2x 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 दूनी 48 यक्स माइनस 24 इंटू 14 करेंगे तो 14 दूनी 28 14 चौक 56। तो आपका हो जाएगा कितना 336 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 336 इक्वल टू में आपका क्या चला जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स, क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स हो जाएगा। तो इसे जो है क्या करेंगे एक तरफ सारा जो है इसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर यक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 14 यक्स और 48 यक्स जो है कितना हो जाएगा माइनस में सारा, तो 8 4 12 4 1 5 1 6 यानी कि 62 यक्स हो गया, माइनस जो है कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या चला जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या करेंगे मीडियम टर्म स्पीड में जो है इसे तोड़ देंगे सारा, तो क्या कर देंगे यक्स स्क्वायर हो जाएगा 56 यानी कि 56 छक जो आपका कितना हो जाता है 336 होता है, तो 56 छक यहाँ पर जो है क्या करेंगे 56 यक्स माइनस 6 यक्स यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 336 इक्वल टू 0। तो इसे जो है कॉमन ले लेंगे यक्स माइनस आपका 56 हो गया, यहाँ पर माइनस 6 कॉमन ले आ जाएगा तो यक्स माइनस 56 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक आपका हो गया यक्स माइनस 6 और एक आपका कितना हो जाएगा यक्स माइनस 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यक्स माइनस 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यक्स बराबर जो आपका 6 नहीं हो सकता, क्यों 6 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों मिलकर काम 24 दिन में कर रहे हैं, तो कोई भी अकेले जो है 6 दिन में कर ही नहीं सकता, जब भी होगा 24 दिन से अधिक होगा किसी भी यम चाहे यल का दिन। तो क्या यक्स बराबर 6 नहीं ले सकते, यानी कि यक्स बराबर जो आपका कितना आएगा 56 दिन आएगा, यानी कि यल उस कार्य को जो है कितने दिन में करेगा 56 दिन में करेगा। तो यम जो है उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो क्या कर देंगे 56 माइनस 14 करेंगे, क्या करेंगे 56 माइनस 14 तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 में से 4 यानी कि 5 में से 4 गया 1, तो 42 दिनों में जो है उस काम को कर सकते हैं। मैं इसे आपको सजेशन दूंगा कि ये जो है इस तरह का मैथ जो है आप हमेशा ऑप्शन वाइज बनाने की कोशिश करेंगे। आपको जो है क्या करेंगे यक्स का वैल्यू पुट करेंगे, जो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के मैथ को जो आप ऑप्शन वाइज बनाने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, इससे जो आपको आसानी से जो आप हल कर पाएंगे प्रश्न को, इस तरीके के प्रश्न को। तो आप क्या करेंगे परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न को ऑप्शन वाइज बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप लॉन्ग टर्म से बनाते तो आपको इतना जो है हल करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे बोला गया है कि रवि और मनोज के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल मान मतों का कितना मत मिलता है 61% मत मिलते हैं। फिर आगे बोला गया यदि कुल मत जो है कितने हैं 25,000 थे तथा कुल मतों के जो है कितना 20% को जो है अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी कि माना गया कि 20% वोटर जो है क्या है मान नहीं है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि दूसरे उम्मीदवार मनोज को जो है कितना मत मिला। तो सबसे पहले मान लेंगे कि टोटल मतों की संख्या कितनी है 100 यूनिट है, कितना है 100 यूनिट जो है क्या है टोटल वोटर की संख्या है। उनमें से क्या किया गया 20% को अमान्य घोषित कर दिया गया, कितना
20%, यानी कि 100 यूनिट टोटल वोटर था तो 20% अमान घोषित करेगा, तो बचा हुआ वोटर कितना है 80%, यानी कि 80 यूनिट जो है क्या है वोटर अभी जो है जिनका वोट की गिनती की जाएगी कितने प्रतिशत, यानी कि 80 यूनिट वोटर की जो है गिनती की जाएगी। उनमें से जो है बोला गया कि रवि को जो है कुल मान मतों का कितना प्रतिशत वोट मिलता है 61%, यानी कि 80 यूनिट का 61% वोट जो है किसको मिल जाता है, किसको मिलता है रवि को मिलता है। तो मनोज को कितना मिला होगा मान मतों का 61%, अगर रवि को मिल जाता है तो यानी कि टोटल मान जो है टोटल मान वोटर की संख्या कितनी होती है 100%, कितनी होती है 100%, उसमें से 61% अगर रवि को मिल गया तो दूसरे यानी कि मनोज को जो है मान मतों का कितना प्रतिशत मिलेगा 39%, यानी कि 39% जो है मान मतों का वोट जो है किसको मिलेगा मनोज को मिलेगा, यानी कि 80 यूनिट का 39% वोट जो है कितना किसको मिला मनोज को मिला। तो क्या करेंगे 25,000 का क्या करेंगे 80 यूनिट पहले निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा आपके मान मतों की संख्या, तो क्या कर देंगे 80/100, और यहाँ पर आपका क्या आ गया 39% जो उसके वैध मतों का जो है उसको वोट मिला, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 39/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 39/100। इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा मनोज की जो है उसको जो है कितना मत यानी कि वोट मिला आपको निकल जाएगा। तो इसे हल करते तो 2 शून्य चला गया, 1 शून्य यहाँ पर यानी कि 2 शून्य चला गया। तो 25 8 कितना होता है 239 दूनी कितना हो गया 78, यानी कि टोटल मतों की संख्या यानी कि वोट की संख्या कितनी हो गई 7800 जो कि मनोज को मिला था। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ये जो आपका बोर्ड-मास थ्योरम पर जो ये प्रश्न है, बोर्ड-मास थ्योरम जो आपको पता होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड-मास थ्योरम आपको हमेशा पता होना चाहिए। बी से आपका ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी कि का, डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई गुना, ए से ऐड जोड़, ए से सब्ट्रैक्ट घटा होता है। जो आपका पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे, जो आपका बाद में उसे बाद में हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का सारा हल कर लेंगे। तो 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम 6, 3 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 1/6, यानी कि ब्रैकेट का अंदर का वैल्यू कितना आ गया 1/6 आ गया। इसे सारा क्या करेंगे हल करेंगे। यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 10,040 भाग है तो नीचे में आ जाएगा 65 माइनस 8 इंटू 1/2। ये का मतलब जो है क्या होता है इंग्लिश में ऑफ होता है, और इसका जो है मतलब में जो है गुना किया जाता है, यानी कि इसे जो है गुना का रूप दिया जाता है। ब्रैकेट के अंदर का जो है वैल्यू कितना था 1/6, तो इसे सारा क्या करेंगे हल करेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 चौक 8 हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65, 13 सत्ते 91, 13 8 तो 0, 16 पचे 80 हो जाएगा। यानी कि कितना बचा पहले में 16 बचा, फिर आगे में बचा -2/3। एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 16 3 48 -2 तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 46/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 3 सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे बोला गया कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि मूल्य जो है क्रमशः कितना है 5:6 के अनुपात में है। फिर बोला गया आपसे कि पहली वस्तु का मूल्य जो है कितना बढ़ाया गया 30% बढ़ाया गया, तथा दूसरी वस्तु का मूल्य जो है x% घटाया गया। क्या किया गया घटाया गया। फिर बोला गया कि यदि नया अनुपात क्रमशः जो है 13:11 है तो यक्स का मान क्या होगा, यानी कि आपको निकालना है कि दूसरी वस्तु में जो है कितना प्रतिशत घटाया गया था। तो यहाँ पर दो वस्तुओं का जो है पहले जो है क्या है दो वस्तु को जो है कितना अनुपात में जो है कितना मूल्य था 5:6 था, उसमें जो है क्या किया गया +30% किया गया। क्या किया गया +30% किया गया। और फिर जो है दूसरे में क्या किया गया -x% किया गया। तो नया अनुपात बढ़ाने या फिर दूसरी वस्तु में जो है घटाने पर दोनों का अनुपात कितना हो गया 13:11 हो गया। कितना हो गया 13:11।
तो जब इसे प्रश्न को गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि हम अगर इसे 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि पूरे रेशियो में 2 से गुना कर देते, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, अभी भी ये जो आपका अनुपात कितना है 5:6 में ही है, लेकिन मैं इसे क्या किया, दोनों से 2 गुना कर दिया। तो यहाँ पर 2 से गुना करने पर हमें दिख रहा है कि 10 से संख्या जो है कितना हो गया 13 हो गया। 10 से संख्या कितना हो गया 13 हो गया, यानी कि 10 संख्या में अगर हम 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाता है 13 हो जाता है। तो यहाँ पर इस मैथ में साफ हमें नजर आ रहा है कि 10 संख्या से 13 हो गया तो कितना बढ़ गया 30% बढ़ गया। तो क्या मैं इसे जो है इस तरीके से इधर भी जो है हल कर सकता हूँ, यानी कि 12 रुपये की कोई वस्तु जो है घटकर कितनी हो गई 11 हो गए। कितनी हो गई 11 हो गई। तो कमी कितना आया 1 रुपये का, कितना यूनिट में 12 यूनिट में, यानी कि 1 यूनिट की कमी आई कितने यूनिट में 12 यूनिट में। परसेंट में इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काटेंगे तो 4 तिया 12, 25 चौक 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25/3 को जो है क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट में दिया गया आंसर, तो 3×8 = 24, यहाँ पर 8.33% आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि x% का जो है वैल्यू कितना आ गया 8.33%। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।